प्लेन पर ये दो लाइट्स क्यों होती हैं और क्या आपने कभी किसी पेड़ के कानों को देखा है? साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वाटरफॉल दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों हमने इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी किसी रेनबो फॉल को देखा है? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ कमाल देखने के लिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है असल में वो कैलिफोर्निया में स्थित योसेमिटी फॉल्स की है, जहां पर बेहद ही रेयर सिचुएशन में जब सनलाइट वाटरफॉल्स में एंटर करती है तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर कुछ देर के लिए बेहद ही खूबसूरत रेनबो बनाती है, जिसे देख ऐसा आभास होता है कि मानो वाटरफॉल से पानी नहीं बल्कि रेनबो बह रहा हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये कंडीशन बहुत ही दिनों में सिर्फ 1 या 2 बार ही बनती है और वो भी चंद ही मिनट्स के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको बताया कि लेबनान की कंट्री के लोगों के सामने कुछ ऐसा आया जिसको देख वहां के लोगों के होश उड़ गए। असल में दोस्तों उस कंट्री में रहने वाली एक फैमिली ने यह दावा किया कि उनकी डॉटर जब भी रोती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रिस्टल्स बाहर आते हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर साल 2018 में काजरियान नाम की लेडी के द्वारा भी ठीक ऐसा ही दावा किया गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इस दुनिया में सिस्टिनोसिस नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस डिसऑर्डर के चलते हुए हमारी आंखों और किडनी की कोशिकाओं में मौजूद एमिनो एसिड अपनी लिक्विड फॉर्म को छोड़कर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कुछ इस तरीके से आंखों से आंसू की जगह के बदले बाहर आने लगता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आज तक भी मेडिकल साइंस के पास इस डिसऑर्डर के बारे में पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, बल्कि इससे उलट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये लड़कियां मुनचाउसिंग सिंड्रोम से जूझ रही हैं। दरअसल दोस्तों ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके तहत कोई भी इंसान हर वो संभव कोशिश करता है जिसके थ्रू वो सामने वाले इंसान को ये प्रिटेंड करा सके कि वो बेहद ही रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा है। और इसी के चलते हुए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये लड़कियां खुद ही अपनी आंखों में कुछ इस तरीके के क्रिस्टल्स को पहले से ही स्टोर करके रखती हैं और बाद में दुनिया को दिखाने के लिए ये कुछ इस तरीके के क्रिस्टल के आंसुओं से रोती हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक इंसान एक बार में कितने क्रिस्टल्स को अपनी आंखों के अंदर स्टोर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पर इन लड़कियों ने एक ही बार में अपनी आंखों से 20 से 25 क्रिस्टल्स को निकाला है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का ये तर्क काफी हद तक प्रैक्टिकल तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में सिकाडास नाम के बेहद ही अमेजिंग इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं जो अपनी हाई पिच सिंगिंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। असल में दोस्तों ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जो बेहद ही हाई पिच पर एक बेहद ही यूनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सिकाडास एक और चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है और वो है एनिमल्स को बहरा करना। नहीं समझे तो चलिए आज मैं इस अमेजिंग इंसेक्ट के बारे में भी आपको बता ही देता हूं। दरअसल दोस्तों सिकाडास इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जो मैटिंग के लिए बेहद ही हाई पिच पर एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि ह्यूमन ईयर इतनी ज्यादा हाई पिच आवाज को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन सकता है, इसलिए हमें कभी भी इस इंसेक्ट की प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं देती है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें जितनी भी इस इंसेक्ट की आवाज सुनाई देती है वो भी हमें काफी ज्यादा परेशान करती है। तो वहीं दोस्तों बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी पाई गई हैं जहां पर हाई पिच आवाजों को आसानी से सुनने वाले एनिमल्स जैसे कि डॉग्स जब इन इंसेक्ट्स को काफी करीब से सुनते हैं तो वो बहरे तक हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इस इंसेक्ट की अमेजिंग आवाज की। अब मेरा प्रश्न आपसे ये कि क्या आपने कभी भी इस इंसेक्ट की उस आवाज को सुना है? नहीं तो डोंट वरी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किस लिए किया है? चलिए सुनते हैं उस अमेजिंग आवाज को। फैक्ट नंबर 12। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ के भी कान होते हैं एंड वो कान हमें एक्चुअली दिखते भी हैं? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ईयर यानी कि कान दिख रहे हैं उसको वुड ईयर के नाम से जाना जाता है, जो यूजुअली पेड़ के तनों पर ग्रो करते हैं। असल में दोस्तों ये कोई हकीकत के कान नहीं बल्कि एक प्रकार की फंगस है जिसको कि ऑरिकुलेरिया ऑरिकुला जुदेई या फिर जेली ईयर के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक ईडेबल फंगस होती है जो कि वर्ल्ड वाइड कुछ सेलेक्टेड पेड़ों के ऊपर पाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी बनावट हूबहू इंसानी कानों की जैसी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फंगस पूरी ही तरीके से रबर जैसी सॉफ्ट होती है जो छूने में भी एक इंसानी कान के जैसा ही आभास
कराती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अजीबोगरीब फंगस के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको एक ऐसी फिश दिखाई थी जो अपने आसपास की सराउंडिंग के अनुसार अपनी शेप और कलर को चेंज कर सकती थी, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा ऑक्टोपस भी मौजूद है जो इस सेक्टर में इस फिश से भी 2 कदम आगे है। असल में दोस्तों इस ऑक्टोपस का नाम ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस ऑक्टोपस को अपने आप को छिपाने में महारत हासिल है, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। असल में दोस्तों इस ऑक्टोपस की बॉडी मसल्स कुछ इस तरीके से ग्रो करती हैं कि ये अपनी इच्छा के अनुसार उन मसल्स को सिकोड़कर अपने साइज को काफी ज्यादा छोटा या फिर काफी ज्यादा बड़ा भी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी बॉडी की कलर और शेप को भी अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपने अंदर बेहद ही जहरीला पॉइजन भी कैरी करता है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप डीप सी में जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि समुद्र हमारी भारी दुनिया से काफी ज्यादा रहस्यमय और अलग जरूर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो दिखाई है और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग आर्टिस्ट दिखाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी भी ब्रश से नहीं बल्कि सिर्फ सनलाइट का ही इस्तेमाल करते हुए बनाता है। मिलिए माइकल पापादिकिस से, जो कि कैलिफोर्निया में जन्मे एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। असल में दोस्तों माइकल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सनलाइट को अलग अलग शेप के मिरर्स के द्वारा कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके अपने कैनवास पर फोकस करते हैं कि ये बेहद ही खूबसूरत आर्ट्स को चंद ही घंटों में बनाकर तैयार कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इतनी खूबसूरत आर्ट्स को बनाते हैं जिनके बारे में सोच पाना भी लगभग नामुमकिन होता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आर्टिस्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 9। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए नींद काफी ज्यादा जरूरी होती है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कुछ घंटे लगातार काम करने के बाद हमारे ब्रेन को रिफ्रेश होने के लिए दोबारा से ही नींद की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1964 में 2 अमेरिकी छात्र रैंडी गार्डनर और ब्रूस मैक्लिएस्टर के द्वारा लगातार 11 दिन और 25 मिनटों तक जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसे आज तक भी कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाया है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग रिकॉर्ड की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन स्टूडेंट्स के द्वारा इस अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को आखिर कैसे बना लिया गया? दरअसल दोस्तों इस चीज को समझने से पहले हमें हमारे ब्रेन की एक खासियत को समझना होगा। असल में दोस्तों बहुत सारी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं या फिर इवन हम सो भी रहे होते हैं, तब भी हमारा ब्रेन हर समय ही हजारों चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है, जिसके लिए उसको काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो वही दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको यह मालूम होगा कि हम हमारे ब्रेन के इस डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन को भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो हम हमारे ब्रेन की ही प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर सकते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन जहां पर हर सेकंड हजारों डाटा या फिर सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, तो वहीं हम इसको घटाकर 100, 200 या फिर इससे भी कम कर सकते हैं। यानी कि आप इसको एक तरीके से ब्रेन हाइबरनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ब्रेन बेहद ही जरूरी सिग्नल्स को ही सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करता है और बाकी की सभी चीजों को वो एक तरीके से निग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो सिचुएशन में बेहद ही कम अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन जहां पर नॉर्मल कंडीशन में 15 से 16 घंटे काम करने के बाद थकता था, वही ब्रेन अब 10 से 11 दिन या फिर उससे भी ज्यादा समय के बाद थकता है। और सिर्फ यही वो कारण था जिसकी वजह से इस अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों बचपन से ही हम सभी को ये पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी भी फिश को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो चंद ही मिनट्स में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिशेस में कुछ ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती हैं जो बिना पानी की प्रेजेंस में भी कई घंटों या फिर कई दिनों तक लगातार जिंदा रह सकती हैं, और उन्हीं में से एक फिश है प्लेकोफिश। जैसा कि दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जैसे इस फिश के ऊपर 26 घंटों के बाद पानी डाला जाता है तो ये तुरंत ही कुछ इस तरीके से दोबारा से जिंदा हो जाती है। असल में दोस्तों इस फिश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये फिश पानी से बाहर भी 30 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। लेकिन आखिर ये फिश ऐसा कैसे कर लेती है? दरअसल दोस्तों इन तरीके की फिशेस बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री पानी से अपने अंदर ऑक्सीजन को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्टोर कर सकती हैं, जिनको ये बिना पानी की प्रेजेंस में बेहद ही धीमी स्पीड के साथ अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए कंज्यूम करती रहती हैं। हालांकि बिना पानी के इसकी बॉडी हर घंटे सख्त और ड्राई होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके भी अगर इस फिश को 30 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय के बाद पानी में दोबारा डाला जाता है तो ये फिश तुरंत ही जिंदा होकर कुछ ही घंटों में अपनी बॉडी को भी रिकवर कर लेती है। तो ये फिश अपने आप में अमेजिंग जरूर है।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आजकल हम और आप डेली नए नए ऑप्टिकल इल्यूजन्स को देखते हैं जो कि हमें काफी ज्यादा कूल भी लगते हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया को इस सेक्टर में उन चुनिंदा देशों में से भी एक देश माना जाता है जो इस कला को पूरी दुनिया के सामने लेकर आया था, और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है ये मूर्ति। असल में दोस्तों इस मूर्ति को ऑप्टिकल इल्यूजन के सबसे पुराने नमूनों में से भी एक नमूना माना जाता है, जहां पर दोस्तों इस स्टैचू को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर आपको एक ही मूर्ति में एक एलिफेंट और एक बुल एक कॉमन हेड यानी कि सिर को शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। असल में दोस्तों इस स्टैचू को श्री ऐरावतेश्वरा टेंपल में 800 साल से भी पहले बनाया गया था, जब लोग ऑप्टिकल इल्यूजन को जानते तक नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया की बहुत सी एंशिएंट बिल्डिंग्स और टेंपल्स में आपको इसी तरीके के बहुत से स्टैचूज और आर्ट देखने को मिलती हैं, जो ये बात प्रूव करती हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन को दुनिया के सामने लाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि 250 से लेकर 900 सीई के बीच माया सभ्यता के लोग इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे लोग माने जाते हैं जो कोको सीड की खेती करके रोस्ट करके उनकी चॉकलेट बनाया करते थे। एंड दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट को खाया नहीं बल्कि पिया जाता था। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये दोस्तों कि दुनिया में इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट का टेस्ट मीठा नहीं बल्कि तीखा होता था। असल में दोस्तों माया सभ्यता के लोग कोको सीड्स को ग्राइंड करके उसको वाटर और कुछ स्पेसिफिक मसालों के साथ मिक्स करके एक चॉकलेट ड्रिंक बनाया करते थे, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में रेड चिलीज को भी डाला जाता था। असल में दोस्तों ये ड्रिंक काफी ज्यादा तीखी होती थी और इस ड्रिंक को स्पेशली माया सभ्यता में उन लोगों के लिए बनाया जाता था जो कि फिजिकल लेबर ज्यादा किया करते थे। असल में दोस्तों ये ड्रिंक काफी कम समय में बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों को एनर्जी दे दिया करती थी, जिसकी वजह से वो बिना खाए पिए और बिना रुके काफी लंबे समय तक कंटिन्यूअस काम को कर लिया करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट का टेस्ट मीठा नहीं बल्कि तीखा होता था। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आपको भी ये लगेगा कि वास्तव में आज भी मानवता जिंदा है। असल में दोस्तों ब्राजील के एस्प्रितिको सेंटोके के एक कार शोरूम के पास अक्सर एक स्ट्रीट डॉग फूड की तलाश में घूमा करता था, जिसकी हालत को देखते हुए अक्सर उस शोरूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज उसको फूड दे दिया करते थे, जिसके बदले में वो डॉग हर समय और हर रात शोरूम के ठीक बाहर बैठकर शोरूम की रखवाली किया करता था। आगे चलकर उस डॉग और कार शोरूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट हुआ कि उस कनेक्शन को नाम देते हुए उन्होंने उस डॉग को उस कार शोरूम का एक ऑनरेबल एम्प्लॉय बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस डॉग को टुक्सुन प्राइम नाम शोरूम में एक स्पेसिफिक जगह आईडी कार्ड और सैलरी के नाम पर हर रोज फ्रेश एंड हेल्दी फूड दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि अगर पानी की पतली धार को भी कंटिन्यूअस किसी भी रॉक पर डाला जाए तो वो मोटी से मोटी रॉक को भी काट सकती है। लेकिन दोस्तों इस चीज को हमने या तो किसी ना किसी इंसान के मुंह से सुना हुआ होता है या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हकीकत में हमने इस चीज को कभी भी पास से एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो मैं दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में यूथ को इसी चीज को समझाने के लिए एक बेहद ही छोटा लेकिन एक बेहद ही यूनिक स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस स्कल्पचर को द पावर ऑफ परसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक रॉक के ऊपर 15 साल, 25 साल और 50 सालों से बहुत ही धीमी स्पीड के साथ पानी को डाला जा रहा है। और आप ये यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर पानी को कंटिन्यूअस किसी भी चीज के ऊपर बेहद ही स्लो स्पीड के साथ ही क्यों ना डाला जाए, वो तब भी मोटी से मोटी रॉक को किस कदर काट सकता है। और शायद यही लाइफ है जिसमें तेज चलना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन कंटिन्यूअस चलना मैटर जरूर करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग फोल्डेबल स्कूटर्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को लग्जमबर्ग एक अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां पर वहां की एक कंपनी यूजेट के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले फोल्डेबल प्लस डिटैचेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को इन्वेंट किया गया है। दरअसल दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका वजन महज 49 किलोग्राम है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्किंग और स्पेस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि राइड के बाद आप इस स्कूटर को बीच से फोल्ड करके इसके व्हील्स को कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इस स्कूटर की सीट और इसके स्टोरेज केबिन को भी इसके फ्रेम से डिटैच करके कुछ इस तरीके से कैरी बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस स्कूटर को सिर्फ इसकी डिजाइन के दम पर ही काफी ज्यादा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एंड गेस व्हाट, आप इस स्कूटर को स्पेशल ऑर्डर करके इंडिया भी मंगवा सकते हैं। तो ये डिजाइन और ये स्कूटर अपने आप में अमेजिंग जरूर है।
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के फेमस टाइम स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। लेकिन ये चीज यहीं पर ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि भारत के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए कनाडा के नायग्रा फॉल्स पर भी इंडियन फ्लैग को कुछ इस तरीके से फॉल्स के ऊपर लाइट का यूज करते हुए बनाया गया था, और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 1। प्लेन के विंग्स पर इन तरीके की लाइट्स को क्यों लगाया जाता है? दरअसल दोस्तों इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट, रनिंग लाइट और पोजीशन लाइट के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ये 3 अलग अलग तरीके की लाइट्स होती हैं, जिसमें कि यूजुअली हाई इंटेंसिटी की रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर की लाइट्स को यूज किया जाता है। अब इस चीज को जरा गौर से समझिए। असल में दोस्तों हर एक प्लेन के लेफ्ट विंग पर रेड लाइट को इंस्टॉल किया जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड प्लेन के राइट विंग पर ग्रीन लाइट और प्लेन की टेल पर व्हाइट लाइट को इंस्टॉल किया जाता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई प्लेन रात में हवा में उड़ रहा है और उस सिचुएशन में अगर प्लेन के पैरेलल या फिर आसपास कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन आता है, तो उस कंडीशन में दोनों ही पायलट्स को यह पता लग सके कि दूसरा प्लेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है जिसको अपने पैरेलल रेड और व्हाइट कलर की लाइट एक ही समय पर ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब यह है कि उसके बगल से उड़ रहा प्लेन उसी हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हुए उसको ओवरटेक कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर उस हेलीकॉप्टर के पायलट को उस प्लेन की ग्रीन और व्हाइट लाइट एक ही समय पर ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्लेन हेलीकॉप्टर से अपोजिट डायरेक्शन में उड़ते हुए उसके बगल से उसे क्रॉस कर रहा है। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी पायलट को एक ही समय पर रेड एंड ग्रीन लाइट्स दिखाई देती हैं, तो इसका यह मतलब है कि वो प्लेन उसी की ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसको अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे ले जाना होगा। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी हेलीकॉप्टर के पायलट को सिर्फ व्हाइट लाइट ही दिखती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो प्लेन ऑलरेडी उस हेलीकॉप्टर के रास्ते को क्रॉस करके उससे दूर जा रहा है। और ये कुछ बेसिक से सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से रात में फ्लाई करते समय भी पायलट को दूसरे हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन की पोजीशन का पता चल जाता है। सो फाइनली अब आप प्लेन की इन लाइट्स के पीछे का फैक्ट भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट्स और फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।